डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन थी, जैसे डिस्ट धारा है और प्रत्यावर्ती धारा है, इसके बारे में हमने सब कुछ समझा था। विद्युत धारा की परिभाषाएं भी देखी थी, इनके प्रकार देखे थे, इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं देखी थी। ठीक है ना। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अब हमारा टॉपिक रहेगा कि जो प्रत्यावर्ती धारा है और प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती वोल्टेज, क्या बोलते हैं उसे, विद्युत वाहक बल, इन सभी का जो समीकरण होता है, जैसा हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था डायरेक्टली, तो अब उनका हम क्या करेंगे, यहाँ पे निगमन करेंगे कि उन समीकरणों का निगमन कैसे होता है। ठीक है, और उन समीकरण का निगमन करके फिर इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट आगे। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए देखते हैं हम यहाँ पे, ये आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये आपको लाइनें खींची दिख रही है, क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, बी वेक्टर। क्या है ये, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर है। इसमें एक कुंडली रखी हुई है। क्या रखी हुई है, कुंडली, जिसका नाम है ए बी। क्या नाम है, ए बी। ए बी एक कुंडली रखी हुई है और इसका क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए है। क्षेत्रफल क्या माना हमने, कैपिटल ए माना, और क्षेत्रफल हमने कैपिटल ए माना। और इसमें जो फेरों की संख्या, आपको पता है कुंडली होगी तो फेरे तो रहेंगे ही, तो फेरों की संख्या क्या मानी हमने, स्मॉल एन। इसमें फेरों की संख्या स्मॉल एन है, इसका क्षेत्रफल ए है। ठीक है, अब ये कुंडली क्या करती है कि ये कोणीय वेग ओमेगा से घूमती है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। घूमना माना घूर्णन गति करना, तो घूमती है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, कोणीय वेग ओमेगा से घूमती है। कोणीय वेग जैसे ओमेगा से घूमी तो थीटा कोण पर क्या हो जाती है, ये विस्थापित हो जाती है। थीटा देखो यहाँ पे, ये थीटा कोण पर ये विस्थापित हो जाती है। दोनों अक्ष बने ना, दोनों अक्षों के बीच में जो कोण कितने का है, थीटा का, तो थीटा कोण से विस्थापित हो जाती है, जिससे इस कुंडली की जो स्थिति है वो क्या हो जाती है, ए डैश और बी डैश हो जाती है। मतलब ये वर्तमान में ये जो पहले रखी थी कुंडली, ये सीधी है, और जब विस्थापित हो गई तो ये हमने उसकी स्थिति बदल दी, विस्थापन होने पर इस स्थिति में आ गई वो। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, ए डैश बी डैश। तो अब पहले इतना था, यहाँ से इतना घूमा, तो इनके अक्षों के बीच जो कोण बना वो क्या है, थीटा। यही तो विस्थापन है। थीटा कोण से क्या हो गई, विस्थापित हो गई। ध्यान रखना, हम क्या निकाल रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। याद रखना, क्या निकाल रहे हैं हम, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण निकाल रहे हैं, है ना। तो जिसकी स्थिति ए डैश बी डैश हो जाती है, तब हम देखेंगे इसका क्या, कोणीय वेग, किसका, कुंडली का। तब कुंडली का कोणीय वेग, और कोणीय वेग बराबर आपको पता होगा, कक्षा 11 में भी आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटे क्या होता है, समय अंतराल, है ना, बटे समय अंतराल। तो देखिएगा, कोणीय वेग हम कैसे परिभाषित कहते हैं, ओमेगा से। कोणीय वेग को कैसे परिभाषित कहते हैं, ओमेगा से, है ना। तो हम थोड़ा यहां से लिखा है क्योंकि बनेगा नहीं पूरा, ओमेगा। तो ओमेगा बराबर, कोणीय वेग ओमेगा है, कोणीय विस्थापन को कैसे परिभाषित कह रहे हैं, थीटा से। कितनी विस्थापित हुई वो, थीटा कोण, तो जी कितना हो जाएगा आपके पास, थीटा, नहीं सॉरी, थीटा नहीं बनाना है, यहाँ पे पाई लिखना है आपको, है फाई। चलो थीटा ले लो, रहने दो, अब हटाओ, क्या ले लो, थीटा। तो थीटा और अपॉन कितना आ गया, टी, अपॉन कितना आ गया, टी आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से थीटा का मान निकाल लो, तो डी का ओमेगा में गुणा होगा, है ना। तो थीटा बराबर कितना निकल के आएगा, ओमेगा टी। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, एक। थीटा बराबर क्या मिलेगा आपको, ओमेगा टी। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, एक। अब आप ये बताइए कि जब हमारी कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगी तो क्या उसमें चुंबकीय फ्लक्स नहीं उत्पन्न होगा। पढ़ा है ना आपने अध्याय 6 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई कुंडली घूमती है या गति करती है तो उस पर क्या होता है, उससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, उसमें उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा तो उसको हम निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अब
कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, क्या लिखेंगे, कुंडली से बद्ध, अरे यार जी यहाँ पे गड़बड़ हो रहा, आप लिख लो, अब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स आप लोग लिख लो, है ना भाषा। अब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है वो कैसे आप निकालोगे, 5E, 5E इक्वल टू कितना होता है बताओ, पढ़ा है आपने, NBA और कॉस थीटा, ये तो पढ़ा है। अब बोलो थीटा कहां से आया, हाँ घनश्याम के पास, हाँ ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स होता है भैया 5E बराबर NBA कॉस थीटा। हमने आपको जब हमने चुंबकीय फ्लक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक विमीय सूत्र लिखिए, पढ़ाया था, ये शायद पहले वीडियो में है, 6 चैप्टर का पहला वीडियो है, आपको नहीं आता है तो वहां से आप जाके देख लें कि कॉस थीटा कहां से आता है, आपको सब कुछ बताया जाएगा उसमें, है ना। तो 5E बराबर होता है NBA कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप बताइए कि थीटा का मान तो समीकरण 1 में निकाल चुके ना, लग रहा उठा के, क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से आपको साइड में लिख लेना है, तो फाइव बराबर होगा NBA और कॉस ओमेगा टी, क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, थीटा का मान ओमेगा टी है तो ओमेगा टी रख दो, कोई दिक्कत। इसको आप समीकरण नंबर कितना दे दो अभी, 2 और छोड़ दो। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम क्या होता है, तो यहां लिखना है आपको फैराडे के द्वितीय नियम से, क्या लिखना है आपको, फैराडे के द्वितीय नियम से, लिखते जाओ, हम भाषा हम लिख नहीं पा रहे हैं ना, फैराडे के द्वितीय नियम से, तो यहां से कर दें, यहां से करें दे रहे हैं, इतना काटें दे रहे हैं इसको, हाँ इतना जोड़ें दे रहे हैं ना, फिर यहां से हटाएं दे रहे हैं, ठीक है। तो फैराडे के द्वितीय नियम से तो आपको पता है एप्सिलॉन इक्वल टू कितना होता है, माइनस d5e अपॉन dt, d5e अपॉन कितना होता है dt होता है, तो 5e का मान कहां से रख दो, समीकरण 2 से रखेंगे हम, तो एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी जो का त्यों रहेगा, और 5e का मान कितना है आपके पास, देखो 5e NBA कॉस ओमेगा टी, NBA कॉस ओमेगा और क्या आएगा टी। अब टी के सापेक्ष क्या करना है, हमें अपकलन करना है, डी बाई डी टी का मतलब क्या हो रहा है, अपकलन, समाकलन तो है नहीं यहाँ पे, तो अपकलन करेंगे, तो अपकलन में जो नियत राशि है, कांस्टेंट राशि है, वो कहाँ निकल जाएगी, बाहर। जैसे फेरों की संख्या है, तो क्या फेरों की संख्या बदलेगी क्या कुंडली को घुमाने से, जैसे चुंबकीय क्षेत्र है बी, तो क्या वो बदल जाएगा, जैसे क्षेत्रफल है तो क्या कुंडली का क्षेत्रफल बदल जाएगा, तुम घर्षण तो करा नहीं रहा कि घिस जैसे हो घट जाए, आप तो घुमा रहे चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये कांस्टेंट राशि है तो कहाँ निकलेगी, बाहर निकलेगी, यानी एप्सिलॉन इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, माइनस NBA, और ये आएगा आपका डी बाई डी टी, और इंटू कितना आएगा कॉस ओमेगा टी, कितना आएगा कॉस ओमेगा टी। बताइए इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है। अब करेंगे हम इसका अपकलन, तो यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स और कॉज एक्स बराबर होता है माइनस का साइन एक्स, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, यानी कॉस थीटा का जो अपकलन होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, कॉस थीटा का अपकलन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ये ध्यान रखना है, कॉस थीटा का अपकलन माइनस साइन थीटा होता है। सूत्र आपको लिखना चाहो सूत्र लिख लो, क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स कॉस थीटा, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बराबर होता है माइनस का साइन एक्स, ये फॉर्मूला ध्यान रख लो, बस 7 अध्याय में फॉर्मूला का काम है केवल, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, तो ये सूत्र आप लिख लीजिए फिर हम मिटा देंगे। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, इतना तो हमारा हो गया, अंडरग्राउंड कर रहे हैं हम इसको, हैं
यहाँ से फिर से लिख रहे साइड में और फिर लिखेंगे हम यहाँ, ठीक। देखो तो यहाँ पे होगा आपका क्या बचा हमारे पास, एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस एन बी ए, तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब हमने क्या बोला कि कॉस थीटा का जो अपकलन होता है वो क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, माइनस साइन ओमेगा टी, ये ध्यान रखना है। लेकिन मैथ वाले स्टूडेंट इस बात को जानते हैं कि एक इसमें चीज और होती है कि जो टी है ना आपका, अपकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष। अपकलन आपने किसके सापेक्ष किया, टी के सापेक्ष। तो टी के गुणांक में क्या है, ओमेगा। टी के गुणांक में क्या है, ओमेगा। तो ये ओमेगा अवकलन में आता है गुणा में, और समाकलन में यही ओमेगा काय में आ जाता है भाग में। ये आपको ध्यान रखना है, मैथ वाले स्टूडेंट जानते हैं, ठीक है। तो ये इसका नियम होता है अपकलन का कि जिसके सापेक्ष अपकलन कर रहे हैं आप, अगर उसके गुणांक में कुछ है, चाहे ओमेगा हो, चाहे 2 पाई हो, चाहे 4 पाई हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, वो अपकलन में जाएगा गुणा में और समाकलन में काय में आएगा भाग में। ये ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं है। और ये तो शायद आपने कक्षा 11 में भी देखा होगा, 11 में भी सरल आवर्त गति के कछु समीकरण है, वे हमने करवाए थे, ध्यान हो तो वहां पे भी आया था, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा, ये ओमेगा यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा जी, आपका ओमेगा भी साथ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो ओमेगा टी रहेगा, यहाँ से ओमेगा हटेगा नहीं, लेकिन एक ओमेगा गुणा में आ जाता है। नहीं तो हम कहो वहां आ गया तो भाई यहाँ कैसे, जीरो ओमेगा रहेगा, ये थोड़ी हटता है, ठीक है। अब चलो, माइनस का माइनस में गुणा हुआ तो कितना बन गया, प्लस। तो एप्सिलॉन बराबर प्लस का हो गया हमारे पास क्या, एन बी ए, है ना, एन बी ए ओमेगा, और इनटू कितना हो गया, साइन ओमेगा टी। और इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर कितना, 3, 2 हो गए ना समीकरण, इसको 3 दे दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है धारा के अधिकतम मान के लिए, धारा के अधिकतम मान के लिए, क्लियर। तो आपको लिखना है यहां पे धारा के अधिकतम मान के लिए, धारा के अधिकतम मान के लिए जो आपका साइन ओमेगा टी होता है ना, क्या होता है, साइन ओमेगा टी, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। आई नहीं लिखा, वो 1 लिखा, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, ठीक है। अधिकतम मान के लिए जो साइन ओमेगा टी होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो इस वैल्यू को आप कहाँ रखोगे, समीकरण 3 में। कहाँ रखोगे इस वैल्यू को, समीकरण 3 में। तो हम समीकरण 3 में रखते हैं, तो समीकरण 3 से बन जाएगा यहाँ पे। तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा हमारा, एप्सिलॉन बराबर आएगा आपका एन बी ए ओमेगा, एन बी ओमेगा और इनटू कॉस ओमेगा टी की वैल्यू पूरी का हो गई 1, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं होता। और ये किसके लिए है, ये अधिकतम मान के लिए, किसके लिए है, धारा के अधिकतम मान। अधिकतम मान कहलाता है शिखर मान, अधिकतम मान क्या कहलाता है, शिखर मान। तो ये अधिकतम मान के लिए, इसलिए एप्सिलॉन के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, एप्सिलॉन 0 लिखेंगे, तभी तो पता चलेगा कि हाँ ये शिखर मान के लिए है। नहीं तो भाई वो एप्सिलॉन है और ये भी एप्सिलॉन है, एक जैसा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन बराबर क्या मिला आपको, एन बी ए ओमेगा। अब इसका फिर पुनः मान समीकरण 2 में 3 में रख दो, उठा के फिर से क्या में रख दो, समीकरण 3 में रख दो। तो इसका मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, कहां से कर दें, हैं हैं ये मिटा देना फॉर्मूला, हाँ चलो। तो यहाँ फिर से हम समीकरण 3 में रखेंगे, तो समीकरण 3 में क्या आएगा आपका, एप्सिलॉन बराबर, समीकरण 3 से लिख लेना है, एप्सिलॉन बराबर, अब समीकरण 3 कहाँ ये है, एप्सिलॉन बराबर क्या है, एन, हाउ, एप्सिलॉन बराबर ये
एन बी ए ओमेगा, क्या है आपका एन बी ए ओमेगा, और यहाँ पे देखो क्या है एन बी ए ओमेगा है, दोनों जगह वहां भी एन बी ओमेगा है, यहाँ भी एन बी ओमेगा है। तो क्या यहाँ पे जो एन बी ए ओमेगा है उसके स्थान पर मैं एप्सिलॉन जीरो नहीं लिख सकती, है ना? हाँ ना, ना वो यही नहीं, वो यहाँ नहीं रखना पड़ा था, वो आ गई, ठीक है। मतलब वो एन बी ए ओमेगा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, ई जीरो, क्योंकि ई जीरो के बराबर है ना जी एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो के बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे रखो समीकरण कितने में, कहा हो पुनः आप लिख दियो पुनः समीकरण 2 से, है ना, ऐसा लिख दिया हो एप्सिलॉन जीरो का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना। तो रखें तो ई बराबर तो है ही हमारे पास, अब ई बराबर कितना है एन बी ए ओमेगा, तो इतनी जगह पे हम क्या रखेंगे एप्सिलॉन जीरो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एप्सिलॉन जीरो, और फिर क्या है आगे का हमारा साइन ओमेगा टी, और यही क्या है, यही हमारा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के लिए अभिष्ट व्यंजक है, ठीक है। तो ये आपको निकाल लेना है, यह है प्रत्यावर्ती धारा के लिए अभिष्ट व्यंजक, विद्युत वाहक बल के लिए अभिष्ट व्यंजक है, ठीक है। एक चीज निकल आई, इसको समीकरण ए दे दो, क्लियर। अब देखते हैं हम धारा, अब देखिएगा यहाँ पे ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से बताओ आप, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर, तो I बराबर V अपॉन आर, I बराबर क्या होगा V अपॉन आर, तो यहाँ लिखेंगे हम I बराबर, तो V विभवांतर और विद्युत वाहक बल तो एक ही बात है ना, विभवांतर और विद्युत वाहक बल क्या है, एक ही बात है, तो हम विभवांतर के स्थान पर क्या लिख रहे हैं, विद्युत वाहक बल लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, विद्युत वाहक बल, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ I बराबर एप्सिलॉन और बटे क्या लिखेंगे R, क्या लिखेंगे एप्सिलॉन बटे R लिखेंगे हम, प्रतिरोध, यही होता। अब एप्सिलॉन का मान समीकरण ए से उठाकर रख दो, समीकरण ए से उठाकर रख दो, एप्सिलॉन का मान रख दो, तो आई बराबर आपको एप्सिलॉन का मान क्या है, एप्सिलॉन जीरो और साइन ओमेगा टी और अपॉन कितना है कैपिटल आर, यही है। अब देखो जरा, तो आई बराबर क्या बनेगा, जो कैपिटल आर पूरे के बटे में लिखा ना, तो इसको पूरे के बटे में ना लिख के आप ऐसा करो कि एप्सिलॉन जीरो अपॉन आर लिख दो, ठीक है, एप्सिलॉन जीरो अपॉन आर लिख दो, और इनटू कितना आएगा साइन ओमेगा टी, यही आएगा। अब बताओ आप विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध किसका मान होता है, धारा का, वही होता, विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध किसका मान होता है, धारा का होता, या विभवांतर बटे प्रतिरोध किसका मान होता है, धारा का। अब लेकिन जा बताओ यहाँ धारा, यहाँ पे विद्युत वाहक बल का मान क्या है, उच्च है, विद्युत वाहक बल का मान क्या है यहाँ पे उच्च है, तो क्या इससे जो धारा प्राप्त होगी उसका मान उच्च नहीं होगा, होगा कि नहीं? जब भैया विद्युत वाहक बल का मान उच्च है, जीरो लगा है संकेत में, तो जो इससे धारा प्राप्त होगी उसका मान उच्च नहीं होगा, उसमें हम संकेत में जीरो नहीं लगाएंगे, लगाएंगे नहीं, आएगा जी आ रहा हो, यहाँ देख लो, तो देखो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आई बराबर देखो ई जीरो बटे आर, तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे हम आई जीरो, और क्या बन जाएगा साइन ओमेगा टी, क्या बनेगा, अब पुनः ओम के नियम से फिर आप एक बार कर दो, ठीक है, और नहीं लिखना हो तो इसी प्रकार लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो इसी प्रकार, अब नहीं जाना जरूरत, इसी प्रकार अगर वोल्टता की बात करें, किसकी बात करें वोल्टता, इसी प्रकार वोल्टता का समीकरण, तो कुछ नहीं है, जहां आई है वहां पे क्या कर दो भी, आई जीरो है सो भी जीरो कर दो, और साइन ओमेगा टी, आपको दो दिखाना जरूरी रहते हैं, तीसरा तो फिर उसी प्रकार हो जाता, तो ये समीकरण बी है और ये समीकरण क्या है सी। इस प्रकार से आपको प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण का क्या करना है, निगमन करना है। बताइए कठिन है क्या, क्या कठिन है उसमें, आप
चित्र बना के जो चित्र में आपने बनाया है आपको उसका पता नहीं लगेगा कि हमने ये भी एक कुंडली ली है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है, फेरों की संख्या स्मॉल एन है। जब हमने इसे कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया तो ये थीटा कोण से विस्थापित हो गई, जिससे इसकी स्थिति क्या बन गई, ए डैश और बी डैश हो गई। क्या करना है, तब कोणीय वेग ओमेगा बराबर सूत्र लगा लो, क्या होता है कोणीय विस्थापन अपॉन कोणीय, तो वो समय अंतराल होता है। अब कोणीय विस्थापन थीटा है, समय टी है, तो वहां से थीटा का मान निकालो तो ओमेगा टी निकल आएगा। थीटा का मान निकालो, आपको ये पता है कि जब कुंडली क्या कर रही, गति कर रही चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स फाई का सूत्र आपको आता होगा, क्या होता है, एनबीए कॉस थीटा होता है। अब थीटा का मान आप रख लो क्या है, ओमेगा टी, तो क्या मिलेगा आपको, फाइव बराबर एनबीए कॉस ओमेगा टी। इसको अगला समीकरण दे दो। अब आपको पता है कि जब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकाला है तो फैराडे ने इसके लिए क्या दिया था, जब चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ तो भैया प्रेरित विद्युत वाहक बल भी तो उत्पन्न होगा। तो किसका नियम लगाएंगे, फैराडे का दूसरा नियम। तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या होता है, एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस डी फाइव अपॉन डी टी। फाइव का यहाँ से मान रख दो, मान रखने के बाद क्या करोगे, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। आपको पता है कौन कौन कांस्टेंट है, एन है, बी है और ए है, ये कभी नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो एन बी हमने बाहर निकाल दिए। अच्छा, तो किसका अब कौन बचा हमारे पास, समाकलन क्या मतलब अपकलन में किसका करना है, कॉस ओमेगा टी। और आपको हमने ये भी बताया कॉस ओमेगा टी का अपकलन क्या होता है, साइन ओमेगा टी होता है। क्या होता है, साइन ओमेगा टी, वो भी काय में, माइनस में। कॉस ओमेगा टी या कॉस थीटा का अपकलन होता है माइनस साइन थीटा, ये ध्यान रखना है। और थीटा के स्थान पे यहाँ ओमेगा टी है, इसलिए हम ओमेगा टी लिख रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, तो जी आएगा, यहाँ पे हमने मान रख दिया, अपकलन किया हमने, तो अपकलन क्या होगा हमारा, माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस का माइनस में गुणा किया तो प्लस बन गया, और जो आ गया उसको लिख दिया। समीकरण कितना हो गया, 3। अगला हो गया, अब देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, धारा के अधिकतम मान के लिए, धारा के अधिकतम मान के लिए, और हम आपको पहले बता चुके कि अधिकतम मान ही क्या कहलाता है, उसका शिखर मान कहलाता है। अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे कि शिखर मान किसे कहते हैं, शिखर मान या धारा का आयाम किसे कहते हैं, तो धारा का अधिकतम मान ही उसका शिखर मान कहलाता है। क्या लिखोगे, विद्युत धारा और प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान ही उसका शिखर मान होता है। इसे हम I0 से प्रदर्शित करते हैं। तो अधिकतम मान के लिए आपको क्या लेना पड़ता है, ये ध्यान रखना है, साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है अधिकतम के लिए। क्या होती है, 1 होती है। अब 1 क्यों होती है, बोलो, 1 क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है हमने आपको एक ग्राफ बनाया था, अधिकतम मान क्या, तुम लोग ध्यान नहीं देते। जैसे मान लो इतना बना रहे, जो आपका ग्राफ है, यहां से प्रत्यावर्ती धारा चली, आधा चक्कर पूर्ण कर लिया उसने, अब तुम इसी मान को क्या कहोगे, अधिकतम मान, इसी को कहोगे। लेकिन इस मान पे एंगल कितने का बन रहा, तो बताइए साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, इसीलिए तो हम लेते हैं साइन ओमेगा टी बराबर कितना। रीजन पता चला क्यों लेते हैं, इसीलिए लेते हैं। अब साइन ओमेगा टी की वैल्यू आपने 1 ली, एक आप यहां रख के देखो क्या मिलेगा आपको, एप्सिलॉन तो एप्सिलॉन बराबर मिलेगा आपको क्या, एन बी ए ओमेगा। लेकिन किसका मान है, ये अधिकतम मान है, किसका, विद्युत प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान है, और यहाँ पे अधिकतम विद्युत वाहक बल दिख रहा है आपको। तो शिखर मान के लिए हम क्या लगाते हैं, संकेत में 0, नहीं तो दोनों एक जैसे नहीं हो जाएंगे। तो इसको हम एप्सिलॉन 0 के बराबर कर देंगे, एप्सिलॉन 0 लगा देंगे संकेत में। अब पुनः आप क्या करोगे, उसी समीकरण मान रखोगे, तो उसके स्थान पे क्या लगोगे आप, एप्सिलॉन 0। तो क्या बन जाएगा आपका, कहाँ गया, ये है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा टी। मतलब ये चीज है ना, ये एप्सिलॉन 0 के बराबर है, तो इसके स्थान पे क्या रखना है आपको, एप्सिलॉन 0 रखना है। मिल गया, तो आपका क्या हो गया, ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का व्यंजक हो गया, विद्युत वाहक बल का व्यंजक हो गया। अब लगाएंगे ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है पता है, V बराबर आई आर, तो I बराबर V अपॉन आर। लेकिन V के स्थान पर किसको रखेंगे हम, एप्सिलॉन को, क्योंकि विद्युत वाहक बल और विभवांतर एक ही बात है, ठीक है ना। वो भी कार्य करता है और ये भी कार्य करता है। वो एकांक आवेश को अनंत से लाता है तो कार्य करता है, और ये एकांक आवेश को सारे परिपथ में चलाता है तो कार्य करता है।
कार्य दोनों करते हैं, दोनों की सेम क्वालिटी है, ठीक है, लेकिन वो अनंत से लाता है आवेश को और ये क्या करता है, ये पूरे परिपथ में चलाता है। काम तो दोनों को करना पड़ रहा है। पढ़ा है ना आपने विभवांतर, और विभवांतर पढ़ा था हमने 2 चैप्टर में और विद्युत भागवल पढ़ा था 3 चैप्टर में, ठीक है। इसलिए पुरानी बातें याद रखा करें, ठीक है। यदि शाम को भूला नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो, आई बराबर एप्सिलॉन अपन क्या हो गए, आई क्या बोलते आर हो गया, एप्सिलॉन का इससे मान रख दो समीकरण ए से। आप लोगों को नींद आ रही क्या, तुम लोग कुछ तो बोल रहे हैं हाँ या ना, या कुछ तो बोले कि हाँ आ रही समझ में, हमें लगा तो सब सो गए, हमें लगे जग भी अकेले हैं। तो यहाँ पे हमने मान रख दिया। अब आपको क्या करना है, ये आर है, ये पूरे के बटे है, सो गुणा में है, चाहे पूरे के बटे करो चाहे अकेले के बटे करो। अब देखो ये वाली संख्या सभी काय में है, गुणा में है, ये प्लस माइनस में तो है नहीं, कौन कीजिए लघुत्तम वाले आ रहे हैं, ये तो सब गुणा में है, तो चाहे तुम पूरे के बटे लो चाहे इसके बटे। तो हमने क्या कर दिया, हमने इसको एप्सिलॉन के बटे में एप्सिलॉन 0 के बटे में लिख दिया आर और इंटू साइन ओमेगा टी लिख दिया। अब एप्सिलॉन विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध तो धारा ही कहलाता है, लेकिन यहाँ पे 0 लगा तो हम आई में क्या लगा देंगे 0, यानी ये शिखर मान है तो वो भी क्या होगा, शिखर मान होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ये आएगा आई बराबर आई 0 साइन ओमेगा टी। इसी प्रकार पुनः आपका ओम का नियम लगा के आप वोल्टता का निकाल सकते हो, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया कि इसी प्रकार वोल्टता का समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण क्या होगा, v बराबर v 0 साइन ओमेगा टी। आ रही समझ में, कोई दिक्कत है? फिर इस प्रकार से अब बेटा अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान और एक अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, कि कितना औसत मान कितना होता है जब पूरा चक्कर लगाती है और जब आधा चक्कर लगाती है। तो ये नेक्स्ट वीडियो हम कंप्लीट करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं, और बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।